मिस्टर राठी या मिस्टर भाटी जो थे, पश्चिम के जो अपराधी, सुरेंद्र भाटी या क्या नाम, वह 30 साल बाद या 25 साल बाद जेल से निकल गए। पूरब में ब्रजेश सिंह 30-32 या कितने साल बाद निकल गए, इन्हीं के सरकार में। कॉलेजियम किसी को भी कहाँ अधिकार है कि भाई इतने बड़े पदों पे, बताइए। एक सब जानते हैं कि एक चपरासी का अभी अपने बेटे को चपरासी नहीं रख सकता है। इसमें ये जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार को जो है केवल रोना नहीं चाहिए इस मामले में। अगर पहला खारिज हो गया, दोबारा जुडिशियल बिल लेके आए, अकाउंटेबिलिटी बिल। उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, उनके लोग हैं, उनका अखबार है, उनका एडवर्टीजमेंट है, उनके टेलीविज़न है, सब कुछ। अब तो सोशल मीडिया भी उनका है। 8-8 लाख रुपए वो देते हैं सोशल मीडिया पे, सब कुछ। वो विधानसभा में उर्दू के खिलाफ ही दहाड़ रहे थे, उनको भी अपने आप को 8 साल बेमिसाल, यह नहीं कि और शानदार कहते तब भी वही बात रहता, वैसे 8 साल सर्वश्रेष्ठ कहना पड़ता। योगी सरकार ने एक नारा दिया है 8 साल बेमिसाल। उस नारे का क्या मतलब है और उस नारे को उन्होंने क्यों दिया है, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस और वर्तमान में आज़ाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि योगी सरकार का 8 साल बेमिसाल ये नारा है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि योगी जी को भी जब अपने आप को कोई प्रतिष्ठित करना पड़ता है तो उन्हें उर्दू पे जाना पड़ जाता है, क्योंकि यह शब्द जो है बेमिसाल, यह तो माशाअल्लाह एक बेमिसाल शब्द है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आदमी वो विधानसभा में उर्दू के खिलाफ ही दहाड़ रहे थे, उनको भी अपने आप को 8 साल बेमिसाल, यह नहीं कि और शानदार कहते तब भी वही बात रहता, वैसे 8 साल सर्वश्रेष्ठ कहना पड़ता। हिंदी और संस्कृत के शब्द अक्सर क्लिष्ट हैं, उर्दू के शब्द अक्सर ऐसे होते हैं जो जुबान में तेज़ी से आते हैं, जिसकी उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक प्रकार से मैं कहूँ कि भाषागत विभेद करने का कार्य किया था। लेकिन वह खुद यह बात नहीं समझ पाए या जानबूझ के किया कि जब उनको भी ज़रूरत पड़ेगी तो यह बेमिसाल शब्द ही आएगा। इस हमारे देश की जो तहजीब रही है, परंपरा रही है और कोशिश रही है, यह नहीं मैं कहूँगा कि हिंदू और मुसलमान एकदम मिल गए थे या क्रिश्चियंस जो आए वो मिल गए थे, लेकिन जितने भी बुद्धिमान लोग हुए इस देश में, उन्होंने इस सत्य को स्वीकारा था कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, संभवतः हूण आए, संभवतः कुषाण आए, उनकी हमेशा कोशिश, द्रविड़ कहते हैं, कोई कहता है आर्य यहाँ के हैं, जो नई जो भारतीय जनता पार्टी या संघ का मानना है कि आर्य यहाँ के हैं। हम लोग जब छात्र थे तब कहते थे कि आर्य बाहर से आए हैं, उसका विवाद है, जो भी है। कुल मिला के हम जो बहुत सारे लोग हैं एक जगह है। अमेरिका को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, वहाँ के लोग इस पर गर्व करते हैं। हमारे देश में योगी जी ने और बहुत हद तक श्री मोदी ने भी अलगाव जो करना चाहा, तो क्या बेमिसाल है भाई। उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, उनके लोग हैं, उनका अखबार है, उनका एडवर्टीजमेंट है, उनके टेलीविज़न हैं, सब कुछ। अब तो सोशल मीडिया भी उनका है। 8-8 लाख रुपए वो देते हैं सोशल मीडिया पे, सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम अपने लिए जो टैग चाहो रखवा लो। लेकिन हकीकत है कि उनकी जो प्रमुख, जब बाद में, क्योंकि आज नहीं कल नहीं, मान ली 2 टर्म, अगर बहुत किस्मत होगी 4 टर्म रह लेंगे, 4 टर्म यानी 20 साल, इतिहास के लिहाज से कुछ नहीं होता है। तो जब 21वें साल में जब उनका अध्ययन होगा तो निश्चित रूप से यही कहा जाएगा कि इन्होंने उन सालों को खोने और इस प्रदेश में स्थिरता लाने, कटुता लाने, वैचारिक वैमनस्य करने के अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, या फिर फर्जी ढंग से जातिगत और धर्मगत तनाव उत्पन्न करने का ही कार्य उनका रहा है। और यह कष्ट का विषय है, ऐसा नहीं होता। एक सकारात्मक ढंग से वो काम करते तो आज मेरे जैसा व्यक्ति भी, निश्चित रूप से हम लोगों को क्या है भाई, कोई अच्छी सोच से काम करे तो हम उसकी तारीफ़ करते। श्री योगी की हम चाह के भी उस तरह से तारीफ़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसके लिए अफसोस जाहिर करूंगा कि एक व्यक्ति, एक धार्मिक पीठ के व्यक्ति रहे, उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अपने धार्मिक कलुषता के कारण उन्होंने जिस प्रकार का शासन दिया, या अपनी संकीर्ण सोच के कारण, केवल बस एक ही चीज़,
वह प्रदेश के लिए हितकारी नहीं रहा। अच्छा, आपने बात धर्म की और कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन उनका कहना है कि हमने विकास भी किया है। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने बताई। और अभी हाल ही में एक मामला आया है अभिषेक प्रकाश जी का, जिनको निलंबित किया गया और उन पर कार्रवाई हो रही। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं इस बात को कि अभिषेक प्रकाश का ही एक उदाहरण, एक शानदार उदाहरण है। मैं इसको एक केस स्टडी के रूप में मानता हूँ। अभिषेक प्रकाश, जो हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है नाक का बाल, यानी बहुत प्रिय होना, जिसको संभवतः अंग्रेजी में क्या आई, एप्पल्स आई या क्या बोलते हैं, यानी कि बहुत ही प्रिय। अभिषेक प्रकाश उनके बहुत ही प्रिय अफसर रहे 8 वर्षों तक लगभग। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के रहे, आप अच्छी तरह जानते हैं। सालों एक नगर मजिस्ट्रेट से जूतम पैजार किए तब भी रहे, नगर मजिस्ट्रेट रोए बेचारे तब भी नहीं हटे। उन पे उनकी पत्नी ने उन पे गंभीर आरोप लगाए तब भी रहे। उनके लेके तमाम जगहों पे जो अब जब उनके पर्चे, मतलब वह तब वो कहते जब ये चीज़ें पहले नहीं आई होती हैं। सब उनके यहाँ पहले से पड़ी हुई थी अभिलेखों में, इनका कोई पुरसाहार लेने वाला नहीं था। स्वयं हमने कई बार उनकी शिकायतें की थी, कोई संज्ञान नहीं लिया। मेरी जानकारी में उन्हें पंचम तल के एक सीनियर अफसर से सीधा सीधा संरक्षण था, और वह अफसर जो श्री आदित्यनाथ के मैं कहूँ कि दाहिने हाथ के रूप में माने जाते हैं। अब यह जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जिसको माने कि क्रिमिनल केस में हम लोग बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यानी हालात के को दृष्टिगत रखने वाले सबूत, ये सारे सबूत, और वही पुनः फिल्मों की भाषा में कहूँगा तो चीख चीख के ये गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और मैं तो यहाँ तक मैंने इस बात को लिखा है, मैंने सीबीआई जांच की मांग की है कि मेरी समझ और जानकारी में यह तो सीधे सीधे पैसे के बंटवारे का मामला है, क्योंकि आप ही ने उनको सीईओ बनाया था। और अब जब विवाद हो गया, किसी का मामला फंस गया। तो अखिलेश जी जैसा कि विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि वो कहीं और नहीं है, कालिदास मार्ग में ही हैं। कौन कालिदास मार्ग में है? अभिषेक प्रकाश जी, तंज कसा उन्होंने। होंगे। मैं यह जरूर जानता हूं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपस में कोई खटका हो गया पंचम तल के अफसरों में, अभिषेक प्रकाश में, और यह मतलब जो है उनको दबाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए कि तुमने हमसे कैसे, जैसे मुझे याद है कि बहुजन समाज पार्टी में अक्सर यह चर्चाएं होती थी कि फलां मंत्री ने इतने पैसे उसने वसूले और उसमें इतना ही जमा किया, इतना उसके पास रह गया, तो वो पकड़ लिया जाता था। भाई उसका वह नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग था उस समय भी, कि कोई भी व्यक्ति अगर भाई मान लीजिए मुझे 100 रुपये मिले हैं, तो मुझे अगर उसमें 80 जमा करने हैं, तो 80 अगर हमने नहीं किया तो यह गुनाह अजीम है, यह ऐसा अपराध है जिसकी माफ़ी नहीं है। तो उसी प्रकार की मुझे यहाँ भी जो उस समय दिखता था, मुझे यहाँ भी वही दिख रहा है कि निश्चित रूप से पैसे की बंदर बांट का ये संदर्भ दिखता है। कहीं ना कहीं आपस में जिसको बने क्या ठन गई, आपस में जो है पैसे को लेके कुछ दिक्कत हो गया। एफआईआर देख लीजिए एक दिन में। अब यह भी एक इतिहास होगा। एफआईआर में लिखा है कि सुबह मिला हुआ आदमी शाम तक एफआईआर हो गया और एक आदमी अरेस्ट हो गया। और खेल देखिए, अभिषेक प्रकाश का नाम आपने एफआईआर से हटा दिया। क्या लगता है कार्रवाई होगी? अगर भाई कार्रवाई करनी होती तो जब वह निमेश या जो भी नाम था, जो मिस्टर जैन, अगर वह मिल गया था तो अभिषेक प्रकाश को नहीं मिलता आपको। अब कुछ नहीं होगा, आपने उनको सबक सिखा दिया, उनकी औकात बता दी, उनको औकात में ला दिया। अब आपकी उनकी फिर बैठ गई, कहानी चलती रहेगी। अच्छा, आपने एक आरोप लगाया था मंत्री नंदी के ऊपर, क्या आरोप है, क्या मामला है सर? देखिए, नंदी पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके गंभीर आरोप हैं। उन आरोपों को मैंने कलेक्ट करके दिया हुआ था और उसमें जो विधान परिषद में देवेंद्र सिंह हैं शायद एमएलसी, उन्होंने 5-6 अफसरों का नाम बताया था, उनको लेके उन्होंने डिटेल्स दिए थे। इसको स्वीकार किया था नंदी जी ने, और बाद में उन्हीं तथ्यों को लेके मैंने उसमें लोकायुक्त के यहाँ शिकायत की है। अभी शिकायत प्रचलित है। इसी बीच मैंने देखा है कि सरकार ने मुझसे
जो उनका जिस विभाग से नंदी जी हैं उस विभाग से ही, अब वो विभाग क्या जांच करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन विभाग से मुझसे शपथ पत्र मांगा गया है और सबूत मांगे गए हैं जिनको मैं आजकल में भेजूंगा। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार काफ़ी बात करती है और कहती है कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के हिसाब से बेहतर है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं कहूँगा कि सरकार को किसी को भी, जैसे आप अगर मुझे कहेंगे, मुझे ही कहेंगे कि तुम बड़े बदसूरत हो, छोटे हो, ठिगने हो, तो मैं थोड़ी कहूँगा, मैं तो अपनी तारीफ़ ही को मुझसे आप मैं मुझे अपना मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कौन है। हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुछ लोग मैं सुनरी पिया सुनरी, गांव के लोग बनरा बनरी, ये हमारे यहाँ जैसे मैथिली कैसे मैं आता हूँ वो कहते हैं, यानी मैं सुंदर हूँ, मेरे पति सुंदर हैं और गांव के सारे लोग बंदर और बंदरियाँ हैं। तो यह तो हर नेता का धर्म है कहना कि मैं अच्छा हूँ, मेरी सरकार श्रेष्ठतम है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूँ भाई? अगर वह क्यों कहेंगे कि मैं बहुत बेकार हूँ। अगर आंकड़े देखे जाएं सर, तो अभी हाल फिलहाल में कई घटनाएं घटी और आप आईपीएस रह चुके हैं, तो क्या लगता है पुलिस पूरी तरीके से विफल रही है सर? देखिए, यहाँ पूरी तरह से विफल सफल की बात नहीं है। मेरी निगाह में ये कहानी श्री आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। चूँकि बहुत कुछ सरकारों में, खास करके उत्तर प्रदेश में एक परंपरा बन गई है कि मुख्यमंत्री आधारित व्यवस्था हो जाती है, एक लंबे समय से हो रही है। मायावती जी आई, अब उन्होंने कहा कि दलित के मामले महत्वपूर्ण होंगे। अब मुझे याद है कि दलित प्रकरणों में अच्छा भी उसके लाभ हुए, बहुत लाभ हुए, क्योंकि दलित उत्पीड़न वास्तव में हो रहे थे, होते हैं। लेकिन उसका नुकसान कि लोगों ने फर्जी भाई मान ली मैं सवर्ण हूँ, आप सवर्ण हैं, मैं बलशाली हूँ, आप बलशाली हैं, मैंने किसी दलित को पकड़ा, आप पर मुकदमा करा दिया, यूज़ करने लगे। पुलिस डर के मारे उसमें भी कार्रवाई कर रही है, वह उसका दुरुपयोग होने लगा। उसी प्रकार से चूँकि आदित्यनाथ जी का एक विज़न, इनके बुनियादी खोट यह है कि ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री की जो मैं समझता हूँ कि व्यक्तित्व की जो आवश्यकताएं थी वह पूरी तरह से इनसे अछूती और वंचित रह गई, पूरी तरह से। यह भी नहीं कि कुछ प्राप्ति, केवल जो है मैं कहूँगा अत्यंत संकीर्णता के साथ जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हुए एक बहुत बड़े जन समूह को अपना नहीं बता सके। भाई, आपसे उनका विद्वेष था नहीं था, आप भी जानते हैं कि इस देश से एक समुदाय विशेष को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई, और वो क्यों करिएगा, न कर सकते हैं, न ज़रूरत है। तो चूंकि अपने उसी वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुस्लिम उत्तर प्रदेश में ही है। निश्चित रूप से सुरक्षित हैं, क्योंकि अब सुरक्षा के लिए कुछ उनके बचा नहीं है। अब वह सब अब तो मतलब यहाँ तक हो गया है कि मैंने देखा कि मतलब कोई भी, अब तो मैं समझता हूँ कि जो 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 होम गार्ड जो सबसे नीचे माने जाते हैं इसमें, वह भी मतलब कोई बड़ा से बड़ा अगर मुस्लिम हो, उसको अगर ठीक से बोल दे कि बाबू ठीक से रहो, नहीं तो फोटो टीवी में दिखने लगेगा, तो वह कांपता नजर आएगा, सोचेगा कि पता नहीं किस धारा में, और धाराएं भी कैसी, कुछ कोई हो जाएगा ISI है, किसी के यहाँ से अभी मान लीजिए कुरान तक तो नहीं है, कोई भी और ग्रंथ निकाल देगा, बोल देगा अरे देखिए, वो बोलेगा भी नहीं कि यह क्या ग्रंथ है, इसका क्या मतलब, देखिए अरे अपराध ये निकला, क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर। भाई क्या लिटरेचर है क्या नहीं, कुछ उर्दू में लिखा होगा, बोल देगा कि यह जो है यह देशद्रोही है। देशद्रोही एक शब्द आ गया है, नया शब्द कन्वर्जन आ गया है। कोई व्यक्ति कह दे कि हमको ये कन्वर्ट कर रहा है, अब आप 15 साल के लिए लज जाइए। तो इस तरह के अपराध जिनका कई बार कोई मतलब न सबूत, क्योंकि अपराध के लिए सबूत का होना, अपराध के लिए प्रक्रिया का होना, अपराध के लिए एक पूरे ताने बाने का होना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि अपराध होते हैं, इसमें सच कोई ये नहीं है। अब लेकिन फर्जी कोई न फंसाया जाए। हमारे जुडिशल सिस्टम में क्या था और क्या है, जो बुनियाद थी और है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक निरपराध दंडित ना हो। ये हमारे दांडिक सिद्धांत का मूल है। आदित्यनाथ जी ने उसको पलट दिया, वह जज मुहर्रिर सब बन गए। वहाँ पर विधानसभा में वो कहते हैं उसको ढेर कर दिया, अगला चौराहा नहीं पहुँचेगा, और वो नहीं पहुँचता भी है। तो अगर यह जुडिशरी ऐसे थोड़ी चलती है, एक प्रक्रिया होती है, और वह भी जिसको चाहते हैं, जिसको नहीं
वो उनके भी दो आँख, एक आँख से एक को देखते हैं। इसी शासन में मिस्टर राठी या मिस्टर भाटी जो थे, पश्चिम के जो अपराधी, सुरेंद्र भाटी या क्या नाम, वह 30 साल बाद या 25 साल बाद जेल से निकल गए। पूरब में ब्रजेश सिंह 30-32 या कितने साल बाद निकल गए, इन्हीं के सरकार में। तमाम लोगों पर आरोप हैं, उनके बाई नेम आरोप लगते हैं कि इनको आपका संरक्षण है। आपके जो साहब हैं STF के अमिताभ यश, उनका सीधा संरक्षण है। तो आप एक तरफ तो कुछ लोगों को पोषित करते दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी तरफ आपने कई लोगों को एलिमिनेट करा दिया। तो यह जो दो तरफा आचरण है, उसका क्या जवाब? तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, मगर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे अभी सपा सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा के ऊपर सवाल उठाया, तो क्या लगता है कि कहीं दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है? देखिए, मैं यह कहूँगा कि जो इन्होंने जैसे राणा सांगा पे आरोप लगाया, यह परम, मेरी निगाह में परम मूर्खतापूर्ण कृत्य था, परम मूर्खतापूर्ण, यह मेरा मानना है। क्योंकि राणा सांगा की महानता, 80 घाव लगे हैं तन पे, फिर भी व्यथा नहीं है मन में। हम लोगों ने राणा सांगा के बारे में हमेशा ये पढ़ा और वो हमारी आस्थाएं रहीं उनको लेके। और एक बात, दूसरी बात कि हमारे देश में यह बात समझनी होगी और सबको समझना होगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि वन मैंस रिबेल इज अदर मैंस मार्टियर। अगर जैसे मान लीजिए, मैं उसको इस तरह कहूँगा बहुत ही सरल भाषा में, कोई इसको अन्यथा ले तो उसकी इच्छा है। अगर देश आज आज़ाद नहीं हुआ होता, अगर अंग्रेज़ों ने देश नहीं छोड़ा होता, वो सफल रहते देश पे आज भी शासन करने पे, तो निश्चित रूप से भगत सिंह को वो शहीद आजम का दर्जा तो नहीं देते कि देते। वो न उनको शहीद बताते, न महात्मा गांधी, वह अपने ढंग से प्रेजेंट करते। तो जो जीता वह, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने उनको शहीद आज़म कहा। तो कई ऐसे विवादित, हमारे देश में यह समझना होगा कि कई ऐसे संदर्भ हैं जो विवादित हैं। जैसे कि मैंने एक फिल्म देखा था अमिताभ बच्चन की, उसमें उसने कहा कि इधर जो अमिताभ बच्चन जिनमें बाप भी था और बेटे भी थे, पुत्र भी थे, वो उसने कहा कि इधर से मैं 6 देख रहा हूँ, उधर से 9 दिख रहा है। तो कई ऐसे हिस्टोरिक कैरेक्टर्स हैं जो हमको 6 दिखते हैं, तुमको 9 दिखते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप उसी को कुरे देंगे, जैसे बाबर किसी के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए उनको लगे कि भाई ये बहुत अच्छे कैरेक्टर थे, आप उनको उतना हक रखने दीजिए। आप दूसरे के लिए भाई आप अपने इसको रखिए, वो उनको रखें, विवाद का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, आप मैंने जो बात कही, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी चूँकि कहीं ना कहीं उसको भी एक वर्ग विशेष के साथ अपने आप को खड़ा दिखाना होता है, जिस वर्ग विशेष को दूसरे को लपेटना होता है। उनकी और वह दोनों इस चीज़ को पसंद करते हैं कि मूल मुद्दा मारा जाए। बताइए, मैं फिर कहूँगा, और देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई कभी मुझे यह नहीं सरप्राइज होता है, या जैसे योगी जी जो कुछ भी कह देते हैं तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पूरी राजनीति इस पर आधारित है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में विकास की राजनीति की बात करती है, अगर करती है, करना चाहती है, तो उनके जो मुखिया हैं, उनको सुमन जी पर, जो सांसद जी पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी उनके वश में हो। और यह सचेत करना चाहिए कि भाई वह तो लड़ाने को बैठे ही हुए हैं, अगर आप भी उनको ताली एक हाथ से नहीं बज रही है। अभी आपने एक पूरे जाति विशेष को द्वेलित कर दिया, उसकी क्या आवश्यकता थी? या तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कोई और वोट बैंक देख रहे हैं। तो अगर वह गुनाह के भागीदार हैं, तो इस जगह निश्चित रूप से आप भी समान रूप से गुनाह के भागीदार हैं, ये मेरा स्पष्ट मंतव्य है। जी। सरकार शिक्षा पे काफ़ी बात करती है, नौकरियों पे काफ़ी बात करती है, और उसका मानना है कि अभी जो आंकड़े आए हैं 7.5 लाख नौकरियां दी, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो फिर से धरने पे बैठे हैं, और आपने भी उनका मामला उठाया था। उनका कहना था बातचीत में कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार उनकी पैरवी सही से नहीं कर रही। क्या कहेंगे सर, क्यों है ऐसा? देखिए, मैं पुनः कहूँगा कि चूँकि सब कुछ उनका है, तंत्र उनका है, व्यवस्था उनकी है, और अब तो अगर मीडिया को एक भोंपू कहा जाए तो भोंपू भी उनका है। तो उनको अब कोई आदमी, मैंने जैसा मैंने सुना है, कोई आदमी उनके जैसे कि
जो ये है उनका जो कौन विभाग, सूचना विभाग जो है, वह जो है प्रेस नोट बनाता है, डायरेक्शन जाता है, वह प्रेस नोट कुछ भी प्रदेश में कभी भी कहीं भी कुछ हो जाए, आदित्यनाथ जी उसमें रुष्ट जरूर होते हैं, अफसरों से रुष्ट हुए। अरे भाई, जब आप दिन भर रुष्ट होते हैं तो रोज़ तो घटा, आप अगर आपके रोष की वास्तव में कोई कीमत होती तो कभी तो घटनाएं रुकती। हर चीज़ का श्रेय लेना, कोई दुखद से दुखद घटना हो जाए वो बड़े अभिषेक वाले में मुख्यमंत्री बड़े, भाई मुख्यमंत्री अगर नाराज तब माना जाता जब पहली शिकायत गई, आप एक्शन लिए। तो चूंकि अपनी व्यवस्था है, अपना सिस्टम है, आपकी खबरों को ही प्रकाशित उसी जगह पे होना है, टीवी में मीडिया में वैसा ही चलना है जैसा आप चाहते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं, आप शिक्षा में भी, भाई शिक्षा में अभूतपूर्व हैं, स्वास्थ्य में अभूतपूर्व हैं, हर चीज़ में आप श्रेष्ठतम हैं। और जैसे मुझे याद है कि जब जब उस समय मैं जब युवा था, गोरखपुर में पोस्टेड था, तो एक नारा शुरू किया था उन लोगों ने, आप ही के समर्थकों ने, श्री आदित्यनाथ के, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, एक नारा वहाँ चलता था। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में यदि किसी को रहना है, सुरक्षित रहना है, तो उसके लिए बेहतर है कि वह जो सरकार कहे सब में हामी भरे और कहे कि वहाँ वास्तव में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। आप योगी जी की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने हजरतगंज कोतवाली में एक एप्लीकेशन भेजा है जिसमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर एफआईआर की मांग की है, क्या मामला है सर, क्यों? देखिए, श्री आदित्यनाथ पर 4 या 5, मैं ये भी क्लियर नहीं है, चूँकि इतने बड़े नेता रहे हैं, सालों से सांसद हैं, कितने मुकदमे वास्तव में हैं उसको लेके कन्फ्यूज़न है। यानी गलत शपथ पत्र का मामला प्रथम दृष्टया ये दिखता है। इनके मेरे पास जो हैं, ये तो सन 99, 2000, 2004, 2009, 2014, 2017, 2022 में ये विधायक या सांसद रहे हैं। इनमें अलग अलग वर्षों में इनके जो शपथ पत्र हैं उनमें अलग अलग संख्या में मुकदमे हैं। मुकदमों की प्रकृति भी, उनकी संख्या में भी विभेद है। कुछ मुकदमे प्रथम दृष्टया छिपाए हुए दिखते हैं, कुछ मुकदमे जो पहले के हैं वह बाद में दिखाए गए दिखते हैं। मुकदमों को लेके गड्ढमड्ढ है। तो प्रथम दृष्टया यह गलत शपथ पत्र दिए जाने का मामला दिखता है। मैंने इसी को लेके वहाँ पर गलत शपथ पत्र, क्योंकि शपथ पत्र पे और किसी सक्षम प्राधिकारी के सामने गलत बयानी करना आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी अपराध है। उसके दृष्टिगत मैंने यह मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अच्छा, आप मायावती सरकार में भी देखे हैं, उनका भी कार्यकाल देखे हैं, मुलायम सिंह जी का भी कार्यकाल देखे हैं, अखिलेश जी का भी कार्यकाल देखें और योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यकाल देखें, और भी मुख्यमंत्रियों का आपने कार्यकाल देखा, क्या अंतर आपको समझ में आता है? देखिए, आप एक नाम भूल गए, और बल्कि 2 नाम, एक तो दिवंगत हो गए, कब ज़्यादा दिन राम प्रकाश गुप्ता जी रहे थे, तो वह ऐसा प्रभाव जो है स्वतंत्र नहीं रख पाए थे। एक प्रकार से वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में ही रह गए, यद्यपि वो पूर्णकालिक मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्मरण करता है स्वतंत्र रूप से। कल्याण सिंह जी को करते हैं लोग, जो बाकी आपने नाम दिए, राजनाथ सिंह जी का एक राजनाथ सिंह, हाँ राजनाथ सिंह जी को भी करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को भी कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वो भी उस हद तक छाप, जो व्यक्तिगत ज़्यादा छाप छोड़ने वालों में कल्याण सिंह रहे, मुलायम सिंह रहे, मायावती रहीं, अभी अखिलेश का एक टर्म रहा, अभी आगे टर्म बाकी है, और ये रहे। मैं यह व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ और हमेशा मानना चाहूँगा कि इन सबों में मुझे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री जो है कल्याण सिंह लगे, ऐसा मेरा मानना है। और यद्यपि तब, जबकि मैं उनके फर्स्ट टर्म में नहीं था, जो बहुत ही शानदार काल, प्रशासनिक अफसरों से जब मैं बात करता हूँ, जब मैं नया आया था, तो जो उनके पहले टर्म में भी थे, तो यद्यपि उन पर यह सही है कि उन पर बाबरी कांड से जुड़े आरोप लगे, उसमें मुलजिम भी हुए, लेकिन मुझे अच्छाई ये लगती है कि वो अपने पॉलिटिकल विचारों को कभी भी प्रशासनिक कार्यों में नहीं लाते थे। यानी कि वहाँ एक नेता के रूप में वह हिंदू हृदय सम्राट रहे होंगे और थे और माने जाते थे एक नेता के रूप में। उसको लेके उनके विवाद थे, सब था, लेकिन कभी भी उनके समय में मुझे, जबकि उनका लंबा कार्यकाल था और मैं बिल्कुल फील्ड में था,
ऐसा कभी महसूस नहीं होता था। जैसे आज के समय में देखता हूँ कि हर अफसर, आवाज़ सुन रहा था एसएसपी मेरठ कह रहे हैं कि नमाज बाहर पढ़ोगे तुम्हारा पासपोर्ट रद्द करा देंगे। जैसे कि अब चूंकि मैं जो कह रहा हूँ कि इस मुस्लिम इस समय वास्तव में इतने बेचारे जो है ऐसी अवस्था में है कि जो मैंने कहा कि एक होम गार्ड भी उनको यूं करके जो है उनको कह सकता है कि तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तो हर व्यक्ति प्रशासन को, शासन को खुश करने के लिए रोज नए शिगुफे ले आ रहा है और जो चाह रहा है, चूँकि वो जान रहा है कि ये डरी हुई स्थिति में है, मुख्यमंत्री खुश होते हैं। आप मुसलमानों के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग कीजिए, मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगता है, वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है, तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी ने कभी भी मेरी याददाश्त में किसी संदर्भ में उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी कि आप वर्ग विशेष के, आप मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ नहीं हूँ वो मेरा मतलब है, मैं पॉलिटिकल लीडर के रूप में। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री इस कुर्सी पे जब मैं हूँ और अगर यह मुख्यमंत्री की कुर्सी है तो मेरे सभी आँख से सभी बराबर हैं, यह उनमें मैंने एक अद्भुत बात देखी थी। और उसके बाद यदि मैं कहूँ नंबर 2 पे अगर देखूँ तो मुझे मुलायम सिंह कई चीज़ों में, देखिए कई चीज़ों को लेके वह बहुत सी साधारण थे, और लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी लगती थी कि वह बहुत ही डेमोक्रेटिक थे। यानी उनके अंदर अच्छाई ये थी कि वह मतलब कोई चीज़ को जिद नहीं बनाते थे, लोगों की सुनते थे, बिगड़ भी जाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे, और लोगों को हमेशा यह रहता था कि उनके पास जाके हम अपनी बात कह सकेंगे और सुन लेते थे। और यह चीज़ मुझे लगता है कि एक जो जो मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व में जो उदारता होनी चाहिए वह उनमें बहुत ज़्यादा थी, यह बात मैं मानता हूँ। सर, अंतिम सवाल। आपने यहाँ बाहर हम जब एंटर कर रहे थे तो दिखा जबरिया रिटायर, जबरिया जेल और जबरिया डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। क्या है सर, इसका क्या मामला है? थोड़ा सा देखिए, जबरिया रिटायर का मतलब ये है कि आज से लगभग अब तो 4 साल से ऊपर हो गया, जी जी। मुझे सेवा से अचानक मुख्यमंत्री जी नहीं, आदित्यनाथ जी ने ही निकाल दिया। मैं उसको जबरिया निकाला जाना मानता हूँ। यद्यपि कोर्ट ने अभी मेरे पक्ष में फैसला नहीं किया है और यह नहीं कह दिया है कि वो निकालना गलत था, लेकिन मैं इसको इस तरह कहूँगा कि कोर्ट भी कुछ फैसला करे, तब भी मैं यही मानूंगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ था। मैं इस बात को निरंतर मानता रहूँगा और उसको जबरिया रिटायर होना ही मानूंगा। चलिए। जबरिया जेल मैं इस रूप में मानता हूँ कि इसी घर से मुझे खींच के ले गए, जो मुझे मैं मानता हूँ कि वह गलत था। और जबरिया जो क्वेश्चन मार्क हमने इसलिए लिखा है कि जिस प्रकार के अतिरेक पूर्ण कार्रवाइयाँ करने के श्री आदित्यनाथ और उनकी सरकार जिस प्रकार से यूज टू हैं, वो कभी कुछ भी कर सकती हैं। इनकी सरकार में कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकी सरकार में बहुत अधिक मनमर्जी है, तो कभी उनके कुछ मन हो कुछ भी कर दें। तो अब जैसे तमाम लोग देखिए चीखते रह गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई, वो मार डाले गए। तो तीसरा क्वेश्चन मार्क हमने इसीलिए रखा है कि अगर भविष्य में भी कुछ भी जबरिया हो जाए तो वह आश्चर्य नहीं होगा। जी। अभी 14 मार्च की घटना है, एक जज के घर पे आग लगती है और वहाँ पे आग लगने के बाद नोटों का जखीरा मिलता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद वीडियो जारी करके बताया। उससे न्यायपालिका पे एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं यह कहूँगा कि यह कोई नई बात नहीं थी कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के कथ्य लगभग सभी जान रहे थे, जान रहे हैं। अब यही एक पिलर बचा था जिसकी सच्चाई लोगों तक आनी थी, क्योंकि सच्चाई जब तक सामने नहीं आती है तब तक सुधार नहीं होता है। जब तक आप छिपा के रखते हैं तब तक उसमें बदबू, कोई जैसा है ही, अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए, आप शव उसका अंदर रख दीजिए, बदबू आने लगेगी। उसे निकाल के उसका प्रॉपर इलाज करना, उसको भी जलाना, दफनाना, जिसके जो धर्म है अपना किया उसने। तो अब न्यायपालिका में भी यह बदबू लगातार थी और है। भ्रष्टाचार चरम पे है, हर स्टेज पे है। इस घटना से वो सामने आया, लेकिन एक यह कष्ट का विषय रहा। और तभी मैं अकेले नहीं हूँ, मैं समझता हूँ सारे न्यायपालिका से जुड़े लोग, तमाम वकील इससे आंदोलित हैं, रिटायर्ड जज आंदोलित हैं, आम नागरिक आंदोलित हैं, राजनेता तक पहली बार सामने आए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कार्रवाई की वह बहुत कम है, दैट इज़ टू लेस। उनका रिएक्शन बहुत ही हल्का
और कहीं ना कहीं अपनी जुडिशरी को बचाने वाला, जुडिशरी को संरक्षित करने वाला दिखा। लोगों की आस्था जुडिशरी को लेके, इस पूरे प्रकरण, पूरे संदर्भ को लेके कम हो रही है। लोगों में अविश्वास फैल रहा है। उनको लग रहा है कि यह लोग मिल के अपने आदमी को बचा रहे हैं। आपने बचाने की बात करी, तो क्या कहीं आप इसको कॉलेजियम जो सिस्टम है नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम के तहत नियुक्ति होती, तो क्या उसको आप गलत कहेंगे या फिर उसको आप दोषी मानते हैं? कॉलेजियम तो गलत है ही है। इसमें कोई भी आदमी इस बात को नहीं कहेगा कॉलेजियम में क्या सही है। कॉलेजियम किसी को भी कहाँ अधिकार है कि भाई इतने बड़े पदों पे, बताइए। एक सब जानते हैं कि एक चपरासी का अभी अपने बेटे को चपरासी नहीं रख सकता है। आप पत्रकार हैं, आप अपने यहाँ नहीं, अगर किसी जगह काम करते हैं, नहीं कि हम चले जा रहे हैं मेरा बेटा रह जाए, यहाँ कह रहे हैं आपके लड़के को हमने रख लिया, हमारे लड़के को इन्होंने रख लिया, तो यह गलत तो है ही है, इसमें कोई शक थोड़ी है। अब उसको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो एक्ट था वो सही था। उस भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन एक्ट सही। निश्चित रूप से इन पे अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। अपना खुद ही से चुन के इनका लड़का, वो उनका जो अंकल जजेज की बात आई, वह उसमें वह उसकी कौन तारीफ़ कर सकता है, उसका कौन बचाव कर सकता है? वो तो गलत है। इतना बड़ा पद आप ऐसे बैठे बैठे रेवड़ी की तरह दे रहे हैं। हाई कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, कोई आदमी आईएएस बनता है, जीवन भर जो चीफ सेक्रेटरी होता है उससे ओहदे में बड़ा होता है, पद प्रतिष्ठा में। हाई कोर्ट जज आपने यूँ, आपकी इच्छा हुई यार, ठीक है, आपने उसको हाई कोर्ट जज बना दिया, तो क्यों भाई ऐसे बना दिया? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इसमें सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आएगी या फिर सरकार को कोई प्रयत्न करने चाहिए? सरकार को प्रयत्न करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी ने आज दुनिया में किसी ने अपने अधिकार नहीं छोड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने अधिकार छोड़ेगी? इसमें ये जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार को जो है केवल रोना नहीं चाहिए इस मामले में। अगर पहला खारिज हो गया, दोबारा जुडिशियल बिल लेके आए, अकाउंटेबिलिटी बिल, उनके अपॉइंटमेंट की काम करे, उनको न दे। क्योंकि हम अपने अपने लड़कों को, भतीजों को, भाई भतीजाबाद बाहर तो कहते हैं, तो आपके घर में है, उसको दूर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सारे अधिकार सरकार के पास हैं, सारे अधिकार संसद के पास हैं, उनको दोबारा लाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस और आज़ाद अधिकार सेना पार्टी के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी, जिन्होंने हर एक सवाल का उत्तर बड़े ही बेबाकी से दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला आया है उसको लेकर के वकील भी दुखी हैं और जज भी दुखी हैं, तो इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।